आप सभी लोगों का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे संक्रमण तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर पर कि संक्रमण धातुएं जो भी होती हैं वो क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार की ऑक्सीडेशन नंबर को प्रदर्शित करती हैं। आपको याद होगा हमने ऑक्सीकरण नंबर संबंधित ये टेबल आपको बताई थी और समझाए भी थे। मैंने बताया था इसमें कि जो येलो कलर से मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हैं वो आपकी कैसी है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों, आज हम लोग इसी के आगे चर्चा करेंगे संक्रमण तत्वों की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, और संक्रमण तत्वों की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी चुंबकीय गुण। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय गुण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा? चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण। बच्चों, जो संक्रमण तत्व होते हैं ये निम्न प्रकार के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से? नंबर एक बात की जाए अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय क्या है? वे संक्रमण तत्व जिनमें क्या होते हैं, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और आपको पता है कि जनरली ज्यादातर सभी संक्रमण तत्वों में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो वे सभी पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, कहाँ रख दें? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वो क्या कर लिए जाते हैं, आकर्षित कर लिए जाते हैं। ऐसे तत्वों को हम लोग अनुचुंबकीय तत्व कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, अधिकांश संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ये दुर्बल रूप से आकर्षित कर लिए जाते हैं। ध्यान समझो, दुर्बल रूप से ये आकर्षित कर लिए जाते हैं। और ऐसे पदार्थों को हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन होते हैं? तो अधिकांश संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। अधिकांश संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं इसीलिए इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित कर लिए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों के बाद में हम बात करेंगे नंबर 2 पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ।
प्रतिचुंबकी। तो बच्चों संक्रमण तत्वों में कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, मतलब कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। तो संक्रमण तत्वों में जिन तत्वों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं अर्थात उनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम लोग कहते हैं प्रतिचुंबकी। तो इसमें क्या लिखोगे? वे संक्रमण तत्व जिनमें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा वह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब बच्चों एक चीज और है, जरा वो देख लीजिए। एक लौह चुंबकीय पदार्थ और होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों? लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिनका चुंबकीय आघूर्ण बहुत ज़्यादा होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होते हैं? एक्सटर्नल फील्ड द्वारा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द्वारा, मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा तेजी से आकर्षित कर लिए जाते हैं। कैसे आकर्षित कर लिए जाते हैं? बहुत तेजी से आकर्षित कर लिए जाते हैं। और जब तेजी से आकर्षित कर लिए जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएंगे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आ जाएंगे और खुद मैग्नेट के समान बिहेवियर प्रदर्शित करने लगेंगे। अब होता क्या है, जरा ध्यान से देखिए। जैसे ये मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और मान लीजिए कोई लौह चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित कर लिया, ये लौह चुंबकीय पदार्थ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने इसको आकर्षित कर लिया। आकर्षित करने के बाद में ये खुद इसमें चुंबकीय प्रॉपर्टी आ जाएंगे, खुद ये मैग्नेट बन जाएगा। और इसके बाद में करना क्या है कि अगर आप इस मैग्नेट को हटा देते हो, इसको हटा दोगे, फिर भी ये कुछ समय तक चुंबक के समान गुण प्रदर्शित करने लगेगा। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ किन्हें कहेंगे? वे पदार्थ जिनका चुंबकीय आघूर्ण, क्या? चुंबकीय आघूर्ण बहुत अधिक होता है तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा तेजी से आकर्षित कर लिए जाते हैं, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा देने पर भी इनका चुंबकत्व या चुंबकीय गुण समाप्त नहीं होता है। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे? लौह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी आपके समझ में आ गई होगी, ये प्रॉपर्टी आपके समझ में आ गई होगी, चुंबकीय गुण। तो अब अगर इतना समझ में आ गया हो तो फिर हम इसके आगे वाली नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताना स्टार्ट करें। इसका स्क्रीनशॉट ले। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी जटिल यौगिकों का निर्माण। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जटिल यौगिकों का निर्माण। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जटिल यौगिकों का निर्माण। बच्चों आपने देखा होगा अधिकांश संक्रमण धातुएं जटिल यौगिकों का निर्माण करती हैं। अधिकांश संक्रमण धातुएं किसका निर्माण करती हैं? जटिल यौगिकों का निर्माण करती हैं।
जिसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जटिल यौगिकों का निर्माण क्यों कर पाती हैं? इसका कारण, मेन कारण ये है बच्चों कि इनका आकार बहुत छोटा होता है। आकार कैसा होता है? सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म आकार तथा रिक्त डी कोश के कारण, क्या बताया बच्चों? फिर से समझो, सूक्ष्म आकार तथा रिक्त डी कोश के कारण अधिकांश संक्रमण धातुएं लिगेंडों द्वारा जुड़कर जटिल यौगिकों का निर्माण करती हैं। क्या आपको बताया? अधिकांश संक्रमण धातुओं का सूक्ष्म आकार तथा डीकोश रिक्त होने के कारण ये सभी जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा FeCN6, इसके अलावा K4FeCN6, आप लोगों ने देखा होगा CuNH3 का होल 4 चार्ज +2 वगैरह वगैरह। तो अधिकांश संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो जटिल यौगिकों का निर्माण करती हैं। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है उत्प्रेरकी गुण। उत्प्रेरकी गुण। अब बच्चों हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है उत्प्रेरकी गुण, मतलब उत्प्रेरक का गुण हमें पढ़ना है। तो उत्प्रेरक के गुण की अगर हम बात कर लें तो अपने छोटे आकार तथा अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण संक्रमण धातुओं में मध्यवर्ती जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। किसके कारण? अपने छोटे आकार, अपने छोटे आकार तथा अधिक, अपने छोटे आकार तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होने के कारण ये मध्यवर्ती जटिल यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखती है। प्रबल प्रवृत्ति रखती हैं। क्या होता है? अपने छोटे आकार तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होने के कारण ये क्या करती हैं? संक्रमण धातुएं मध्यवर्ती जटिल यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति
रखती हैं। फिर इसके बाद में ये जो मध्यवर्ती यौगिक होता है बच्चों, मध्यवर्ती यौगिक, मध्यवर्ती यौगिक जो होता है, मध्यवर्ती यौगिक सुगमता से बन जाता है और तत्पश्चात संक्रमण धातुएं शेष पृथक हो जाती है। मतलब अपना छोटा आकार और प्रभावी नाभिकीय आवेश होने के कारण इन्होंने मध्यवर्ती यौगिक बना लिया। मध्यवर्ती यौगिक बनाने के बाद में सुगमता से रिएक्शन हो जाती है, सुगमता से रिएक्शन हो जाती है। उसके बाद में ये चूंकि उत्प्रेरक के रूप में है इसलिए शेष पृथक हो जाती है। मतलब केवल और केवल इनका काम ये होता है कि अभिक्रिया की स्पीड को परिवर्तित करना, अभिक्रिया की स्पीड को परिवर्तित कर देती हैं। मतलब उससे तेजी से मध्यवर्ती यौगिक अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक बना देती हैं। अब जब मध्यवर्ती यौगिक अस्थायी होगा तो तेजी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्थायी यौगिक में कन्वर्ट होगा, अस्थायी यौगिक में कन्वर्ट होता है और जो मेटल डाली है वो मेटल आपकी पृथक हो जाती है। तो ये हो गया बच्चों उत्प्रेरकी गुण। तो हम लोगों ने उत्प्रेरकी गुण तक पढ़ लिया। अब इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो अब हम बात करेंगे इन धातुओं के रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति पर। रंगीन यौगिकों का निर्माण, रंगीन यौगिकों का निर्माण। बच्चों जो अधिकांश संक्रमण धातुओं के जो यौगिक होते हैं या अधिकांश संक्रमण धातुओं के जो आयन होते हैं वो रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। अधिकांश संक्रमण धातुओं के आयन लिख देते हैं बच्चों, इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लो। अधिकांश संक्रमण धातुओं के यौगिक या आयन रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं, जिसका कारण क्या होता है? जिसका कारण होता है डी संक्रमण होता है, संक्रमण होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे डी संक्रमण क्या है बच्चों? तो ये उपसय संयोजी चैप्टर मैंने विस्तार से आपको CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में समझाया था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी झलक यहाँ पर दिखा देते हैं, आप लोग भी समझ लीजिए। देखिए संक्रमण धातु है, कौन सी है? संक्रमण धातु है तो उसमें डी उपकोष होगा। संक्रमण धातुएं जितनी भी होती हैं उनमें डी उपकोष होता है। और आपको पता है कि डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं बच्चों? डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। बच्चों ये जब डी ब्लॉक की मेटल, कोई भी डी ब्लॉक की मेटल होती है, ये डी उपकोष है, कोई भी डी ब्लॉक की जो मेटल होती है जब तक ये अकेली रहती है, मतलब जब तक इससे ये अपने से जोड़कर कोई यौगिक नहीं बनाती है, तब तक क्या होता है, इसके डी उपकोषों की एनर्जी समान रहती है। भाई ये डी उपकोष हैं, इनका नाम भी होगा DXY, DYZ, DXZ और DX² SY² और DZ²। तो संक्रमण धातु जब तक विलगित अवस्था में होती है, विलगित संक्रमण धातुओं के जो डी उपकोष होते हैं उनकी सबकी एनर्जी कैसी होती है? समान होती है। और जब समान होती है तो ये सारे कक्षक एक साथ साथ होते हैं, और साथ साथ होंगे तो इस प्रकार के कक्षकों को अपभ्रष्ट कक्षक कहते हैं, अपभ्रष्ट कक्षक कहते हैं। तो इन्हें अपभ्रष्ट कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभ्रष्ट कक्षक कहते हैं। अब बच्चों क्या होगा, जरा ध्यान समझना। अब जैसे ही इससे जुड़ने, भाई यौगिक बनाना है तो इससे जुड़ने कुछ ना कुछ आएगा, तो जैसे ही इस मेटल से जुड़ने कोई लीगेंड आता है,
तो लिगेंड आता है वैसे ही क्या होता है, इन कक्षकों की जो एनर्जी होती है वो कम ज्यादा हो जाती है, मतलब कक्षकों की एनर्जी बढ़ भी जाती है लिगेंड की उपस्थिति में। लिगेंड की उपस्थिति में क्या होता है, इनकी ऊर्जाओं में अंतर आ जाता है, और अंतर आने के कारण ये इनका विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। कुछ कक्षकों की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है और कुछ कक्षकों की एनर्जी वही रह जाती है, तो इनका विभाजन हो जाता है दो कक्षकों में, T2G और EG समुच्चयों में विभाजन हो जाता है। जरा ध्यान से सुनिए, जब तक डी ब्लॉक की मेटल से जुड़ने कोई लिगेंड नहीं आएगा तब तक इसके सारे कक्षकों की एनर्जी समान रहेगी और साथ साथ रहेंगे। इस प्रकार के कक्षकों को अपभ्रष्ट कक्षक कहते हैं। परंतु जैसे ही इससे जुड़ने कोई लिगेंड आता है वैसे ही क्या होता है, इन कक्षकों की ऊर्जाओं में अंतर आ जाता है, जिस कारण इनका दो अलग अलग समुच्चयों में विभाजन हो जाता है, T2G तथा EG में विभाजन हो जाता है। अब ये है निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षकें। ये कौन सी हैं, निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षकें, निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षकें। और ये हैं उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षकें, उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षकें। तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निम्न ऊर्जा स्तर में है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, निम्न ऊर्जा स्तर में है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, निम्न ऊर्जा स्तर में। और ये बच्चों आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं दृश्य क्षेत्र। क्या कहते हैं, दृश्य क्षेत्र, विजुअल एरिया। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ये करते हैं कि दृश्य क्षेत्र में, भाई दृश्य क्षेत्र है तो यहाँ पर सभी रंगों की, सभी प्रकार जितने भी रंग हैं सभी रंगों का प्रकाश यहाँ पर उपस्थित होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में है, कहाँ पे है, निम्न ऊर्जा स्तर में है। तो अगर निम्न ऊर्जा स्तर में ये क्यों है, क्योंकि इसके पास में इस कक्षक के बराबर एनर्जी। भाई कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, क्यों है, इसका कारण ये है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास में इस कक्षक के एनर्जी के बराबर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, अपने समतुल्य एनर्जी वाले कक्षक में रहता है। तो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर है, क्यों है, क्योंकि इनके पास में जितनी एनर्जी है वो इसी कक्षक के बराबर की एनर्जी है, इसीलिए इस कक्षक में है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि सभी रंगों की तरंग दैर्ध्य का प्रकाश यहाँ पर होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से आवश्यक प्रकाश, आवश्यक तरंग दैर्ध्य वाले रंग के प्रकाश को अवशोषित करके यहाँ से ऊपर जंप कर जाएगा। भाई जब अवशोषित कर लेगा तो एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो वो यहाँ से जंप करके उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चला जाएगा। फिर से एक बार समझो, आओ जरा समझो इसको। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इसके पास में कितनी एनर्जी, इस कक्षक के बराबर, इसके पास में कितनी एनर्जी, इस कक्षक की एनर्जी के बराबर इसमें एनर्जी है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस दृश्य क्षेत्र से आवश्यक तरंग दैर्ध्य के रंग के प्रकाश को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो जिस रंग के प्रकाश को ये अवशोषित करके ऊपर चला जाता है उसके पूरक रंग का ये यौगिक दिखाई देता है। जिस रंग के प्रकाश को अवशोषित करके ये ऊपर चला जाता है यानी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है उसके पूरक रंग का दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन यानी डीडी संक्रमण कहते हैं। तो इसी कारण संक्रमण धातुओं के यौगिक हमें कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने रंगीन पर बात कर ली, जटिल यौगिकों के निर्माण पर बात कर ली, उत्प्रेरकी गुण पर बात कर ली। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे अंतराकाशी यौगिक पर। किस पर बात करेंगे, अंतराकाशी यौगिक पर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अंतराकाशी यौगिक। चलिए अंतराकाशी यौगिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से समझिए। अंतराकाशी यौगिक, अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक बच्चों, अंतराकाशी यौगिक क्या होता है, चलिए इस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए।
अंतराकाशीय यौगिक क्या होता है। देखिए बच्चों, जो संक्रमण धातुओं के, ध्यान से देखना बच्चों, ये बच्चों अरे चलो ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर ये संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल होते हैं। संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल, भाई संक्रमण धातुओं का क्रिस्टल जालक, ये संक्रमण धातुओं का क्रिस्टल जालक है। तो संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में क्या होता है, अंतराकाशीय क्षेत्र रिक्त रह जाता है। ये बच्चों जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस, जरा ध्यान देना। संक्रमण धातुओं में जो अंतराकाशीय क्षेत्र, जैसे ये वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हो जाता है, अंतराकाशीय जो क्षेत्र होता है,
उनमें स्थान रिक्त स्थान रह जाता है। संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में अंतराकाशीय क्षेत्र रिक्त रह जाता है। इस रिक्त क्षेत्र में कोई अधातु परमाणु आकर इस पे स्थापित हो जाता है। ध्यान दीजिए जरा बच्चों, जो संक्रमण धातुएं होती हैं इनके जो अंतराकाशीय क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में कोई छोटा आकार का अधातु आयन आकर यहाँ पर स्थापित हो जाता है। जैसे मान लो छोटे आकार का हो गया हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के अलावा कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये इससे जुड़कर क्या बनाते हैं, जो यौगिक बनाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अंतराकाशीय। यानी संक्रमण धातुओं में अनेक अंतराकाशीय यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। संक्रमण धातुओं में बच्चों अनेक अंतराकाशीय यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के रिक्त स्थान में, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के रिक्त स्थान में कम त्रिज्या के अधातु परमाणु कौन कौन से, जैसे H हो गया, C हो गया, N हो गया, B हो गया इत्यादि द्वारा स्थान ग्रहण करने पर इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। बच्चों इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा TiC, TiH2, Fe3N, आप लोगों ने देखा होगा कि क्या क्या लिखा होता है, TiH। अब टाइटेनियम में हाइड्रोजन घुस गया, TiH2, इसमें टाइटेनियम में क्या घुस गया, हाइड्रोजन घुस गया। इसके अलावा आपने देखा होगा Fe3N, Fe3 मतलब Fe के क्रिस्टल जालक में क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। आप लोगों ने इस प्रकार से देखा होगा। तो ऐसे यौगिक जिनमें क्या होता है, अधातुओं के क्रिस्टल जालक के रिक्त स्थान में, अधातुओं के क्रिस्टल जालक के रिक्त स्थान में, अधातुओं के क्रिस्टल जालक के रिक्त स्थान में, धातुओं के क्रिस्टल जालक के रिक्त स्थान में कोई छोटी त्रिज्या का अधातु परमाणु आके स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार के बने यौगिक क्या कहलाते हैं बच्चों, इस प्रकार के बने यौगिक अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं। तो बच्चों ये अंतराकाशीय यौगिक हैं आपके। अब इसके बाद में इसका सबसे लास्ट गुण हम लोग पढ़ेंगे, मिश्र धातुओं का निर्माण। क्या पढ़ेंगे, मिश्र धातुओं का निर्माण। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़े ले रहे हैं बच्चों, मिश्र धातुओं का निर्माण। कौन सा पढ़े ले रहे हैं बच्चों, मिश्र धातुओं का निर्माण। चलिए मिश्र धातुओं का निर्माण पढ़ेंगे। मिश्र धातुओं का निर्माण। बच्चों मिश्र धातुओं का निर्माण हमें पढ़ना है। तो देखो संक्रमण धातुएं जो होती हैं, ये अधिकांश संक्रमण धातुएं मिश्र धातुओं का निर्माण करती है। जिसका कारण क्या है, संक्रमण धातुओं का समान आकार होता है। ज़्यादातर आप देखोगे संक्रमण धातुओं का, जब हमने त्रिज्या की भी बात की थी, जब आपको हमने बताई थी कि कुछ तक घटती है, उसके बाद में लगभग सभी संक्रमण धातुओं का आकार बराबर हो जाता है, यानी उनकी परमाणु त्रिज्या स्थिर हो जाती है। तो संक्रमण धातुओं का आकार यानी जो आकार है वो लगभग समान होता है, और लगभग समान होने के कारण ये धातुएं एक दूसरे पर आसानी से प्रतिस्थापित हो जाती हैं। इसीलिए संक्रमण धातुएं मिश्र धातुओं का निर्माण करती हैं। तो बच्चों ये था मिश्र धातुओं का निर्माण। अगर मिश्र धातुओं का निर्माण के लिए कहा जाए तो आप लिख सकते हो कि संक्रमण धातुओं का आकार लगभग एक समान होता है, इस कारण ये धातुएं एक दूसरे पर आसानी से प्रतिस्थापित हो जाती हैं, इसीलिए संक्रमण धातुएं मिश्र धातुओं का निर्माण करती हैं। तो बच्चों हम लोगों ने संक्रमण धातु और उनके गुणों के विषय में एक एक गुण पर हम लोगों ने डिटेल से अध्ययन कर लिया। बच्चों अब इसके बाद में हम लोगों को दो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट में दो कंपाउंड ऐसे हैं जिन पर हमें स्टडी करनी है।
तो हम लोग अब पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट पर और पोटेशियम डाइक्रोमेट पर। पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण की विधियाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट के निर्माण की विधियाँ, उनकी केमिकल रिएक्शन, इन पर चर्चा करेंगे।